देखिए वही शुरू में जैसा मैंने कहा था इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में, वही हमारे मित्र भी कह रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले मेरे ख्याल से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के किसी नेता ने बताया था कि महाराष्ट्र में अधिकतर सीटों पर 10,000 से अधिक कुछ वोटर लिस्ट में हेरफेर किया गया है, कुछ उन लोगों के नाम निकाल दिए गए हैं, कुछ अलग से जोड़ दिए गए हैं। तो ये आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इलेक्शन मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए। वो उसका काम उसी समय से शुरू होना चाहिए जब वोटर लिस्ट बनती है, या क्षेत्रों का जो परिसीमन होता है, कुछ वोट इधर से उधर कर देते हैं, इस क्षेत्र से हटा करके उस क्षेत्र में कर देते हैं, तो इन सब का बहुत असर पड़ता है। लेकिन अब इस पे पहले कांग्रेस करती थी, मुझे लगता है कि 70 के शुरुआती दशक तक, शुरुआती 70 के दशक के शुरुआती वर्षों तक कांग्रेस करती थी। कांग्रेस में ग्रामीण लेवल पे ऐसे कार्यकर्ता होते थे जो समर्पित भाव से जब वोटर लिस्ट बनती थी उसमें देखते थे कि उनके कितने लोगों के नाम जुड़े, कितने लोगों के नाम कटे हैं, जो कटे हैं उनको फिर से जुड़वाते थे लोग, या उस समय भी उनको चूंकि अपने ढंग से अपने हिसाब से अपने विरोधिया का कुछ छटनी करवाना होता था, वो लोग छटनी भी करवा लेते थे, तब बाकी पार्टियां उसमें नहीं थी। अब उस काम को कांग्रेस ने धीरे धीरे छोड़ दिया, या उनका जो लोकल वर्कर्स था उसके साथ कनेक्ट धीरे धीरे कांग्रेस के लीडरशिप का कम होता गया। इसको भाजपा ने पकड़ लिया। भाजपा ने उस खेल को समझ लिया, उसी को के हिसाब से अच्छा उसके लिए बहुत सुविधाजनक है, मुस्लिम है तो उसका नाम निकाल दो, यादव है तो उसका नाम निकाल दो, दलित आदिवासी है तो उसको देख लो कि किस तरह का है, जाटव है, चमार है, इस तरह के लोग हैं तो उनका नाम निकाल के पार कर दो, बाकी जो है तो उनको अपना हम जोड़ लेंगे। तो ये सारा खेल वो कर रहे हैं। लेकिन अब इसको जो जैसे आज 2 दिन पहले अगर बयान आया होगा 10,000 वोटों में हेरफेर किया है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये बात अगर उसी समय जब वोटर लिस्ट की का रिवीजन हो रहा था उस समय अगर आप सामने लाते, आपके वर्कर्स निकाल के लाते और लड़ते उसके हिसाब से, तो शायद बात कुछ और बनती। लेकिन अब तो चुनाव आयोग कहेगा कि अब तो साहब अब चुनाव होने जा रहा है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या हेरफेर कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, उसको आपको मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट उस ढंग से करना होगा। पोलिंग एजेंट आपका कैसा होगा, काउंटिंग एजेंट कैसा होगा, उसको कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या क्या सिचुएशंस राइज करेंगे उसके साथ रहेगा। बहुत बार हो जाता है कि आप 500 वोट से आगे चल रहे हैं और जीत गए, जीत गए, हल्ला हो गया, सब चले गए, और पता लगा कि कुछ इधर उधर करके हेर फेर करके किसी और को सर्टिफिकेट दे दिया। तो जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक आप अपनी सीट से हटेंगे नहीं। ये सारी चीजें होती हैं, मतलब हम लोगों ने भी देखा अपने चुनाव में, अपने पिताजी के चुनाव में मैं देखता था इसको। जी। तो वो है एक सबक, उसको आपको करना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि देखिए चुनाव आयोग तो वही करेगा, वही चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त की या चुनाव आयुक्तों की जिस ढंग से नियुक्ति हुई है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जो तटस्थ बॉडी थे उसको हटा दिया, मतलब सरकार के दो हो जाएंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएगा, तो दो दो और एक के बीच में तो सीधी सी बात है सरकार का ही आदमी आएगा, तो सरकार जिसको नियुक्त करेगी वो सरकार के गीत गाएगा। अब राजीव कुमार जिस उदंडता के साथ बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देते हैं, मतलब ये चुनाव आयोग का काम है। मुख्य चुनाव आयोग का ये बयान है कि साहब हरियाणा के जनादेश ने आपको साबित कर दिया कि आप गलत हैं। अरे जनादेश तो मैनेज भी हो सकता है ना, यही तो अपोजिशन कर रहा है, तो उसको आप उस ढंग से खिल्ली उड़ाते हुए बात कर रहे हैं। ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, और एलन मस्क बार बार कह रहा है कि नहीं साहब ईवीएम हैक हो सकती है। जी। जो सबसे बड़ा इस्तेमाल दुनिया में आईटी के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो आदमी है वो अगर कह रहा है कि हैक हो सकती है, तो उसकी बात पे हम भरोसा क्यों नहीं करेंगे। राजीव कुमार को क्या है, लेकिन वो सभी अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। और सीजेआई का बयान है, देखिए उसमें मैं थोड़ा सा प्रेम कुमार से भी असहमति करूंगा। ये भी कहना गलत होगा कि सत्ता पक्ष के हम नहीं हैं। आपको तो ये कहना होगा कि न तो हम सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हो के साथ खड़े होंगे, न विपक्ष के होंगे, हम तथ्यों और साक्ष्यों के साथ होंगे, उसके हिसाब से हम फैसले करेंगे। लेकिन आज नहीं तो कल हमारे सीजेआई धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ को ये लिखना पड़ेगा, इतिहास में दर्ज होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसला कि साहब हम तथ्यों साक्ष्यों पे फैसला नहीं करते हैं, हम फैसला करते हैं कम्युनिटी कॉन्सियसनेस को सेटिस्फाई करने के लिए। ये जी। दुनिया की पहली सुप्रीम कोर्ट होगी जिसने ये फैसला किया। माना कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना अपराध था, माना कि वहां पे कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन चूंकि जन भावना है, कम्युनिटी कॉन्सियसनेस है, तो उसके लिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए साहब वहां पे हम चाहते हैं कि वहां पे मंदिर बने। ये कोई फैसला हो सकता है, इन्होंने ही दिया था। और जो 5 जजों की जो बेंच थी, पांचों को
लाभ के पद दिए गए। इस पर भी कभी आज नहीं तो कल उनको रियलाइज करना होगा। बहुत बयान देते हैं, बहुत भाषण देते हैं, तो कभी उस पर लिखना भी चाहिए उनको कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया। तो ये सारी चीजें हैं। इस पर तो चूंकि बिल्कुल। एक ऐसा दौर चल रहा है राजीव जी, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं में अतिक्रमण करना, उनका दुरुपयोग करना, ये नियम बन गया है, एक तरह से एकदम कानून बन गया है। अब उसके हिसाब से सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, लेकिन वही है कि उसकी काट के लिए अपोजिशन को पूरी तरह से तैयारी करनी होगी, लामबंद होना होगा, एकजुट होना होगा, एकजुट चेहरा पेश करना होगा, और तब बात बनेगी। ऐसा नहीं है, देखिए जब जन उभार हो जाता है शुरू, तो उस जी पर फिर चुनाव आयोग या ये सब सारे लोग कुछ कर नहीं पाते। जब लगता है कि नहीं माहौल एकदम माहौल बदल गया, भाई यूपी में क्यों नहीं कर लिया आपने? यूपी में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई ना, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में भी आ गई ना, बीजेपी की बहुत नीचे चली गई ना सीटें। जो लोग जी करते थे कि साहब 70-80 सभी सीटें जीतेंगे, वो कितने पे आके सिमट गए। तो ये सारी चीजें हैं। बस वही है कि एक तो जनता को जागरूक, देखिए जनता की ये जिम्मेदारी नहीं बन सकती है कि वो जागरूक होकर के सारा काम, भाई उसका तो कुछ स्टेक पे नहीं है। सच बात तो यह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता उसकी प्रायोरिटीज में नहीं होती है, जनता के साथ उसका जुड़ाव नहीं रहता है। जहां जनता के साथ जुड़ाव रहता है वहां जनता सामने आती, उसको लगता है कि यार ये जीते वो जीते, हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये भावना उनके अंदर आपसे निकालनी होगी और बताना होगा कि नहीं, लोकतंत्र में तुम्हारी क्या भूमिका है, हमारी क्या भूमिका, हम अपनी भूमिका निभाएंगे, तुम अपनी भूमिका निभाओ। तो ये है, ये तो खैर एक लंबी बहस का विषय हो जाएगा राजीव जी। लेकिन ये जरूर है कि आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र में जब तक शरद पवार हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या जो इंडिया अलायंस है, वो एक मजबूत ताकत के रूप में ही रहेगा, और थोड़ा बहुत जो नीचे ऊपर होगा उसको शरद पवार बैलेंस कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। झारखंड में भी अगर थोड़ी सी सद्बुद्धि लोगों को आ जाएगी कि भाई जो भी बात करनी हो आपस में बैठ करके बात करो, बाहर बयान मत दो, बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में जैसे बात हो रही समाजवादी पार्टी की, वो 12-13 सीटें मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वो अबू आसिम आजमी का मैंने ये भी बयान देखा था कि 5 उम्मीदवारों का हमने नाम दे दिए हैं, पहले से दे दिए हैं, ताकि उन लोगों को लगे कि हम इन सीटों पे गंभीर हैं। तो मुझे लगता है 2 विधायक उनके पास हैं, और 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पे नंबर 2 पे वो रहे, दूसरे नंबर पे रहे हैं। तो इस तरह से 5-1 सीट दे सकते हैं चाहे तो, अगर उसको रखना साथ में। क्योंकि जी महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन जीतेगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया अलायंस एकजुट चेहरा बनकर के आएगा कि नहीं आएगा। जी इस बिल्कुल। पर ही चुनाव मुनस्सर करेगा। और एक मंच से मुझे लगता है कि सारे जितने चीफ मिनिस्टर्स हों, जब आप चुनाव का श्रीगणेश करने जा रहे हों, वो राहुल गांधी जी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे, शरद पवार जी होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, या इन पार्टियों के और नेता होंगे, लेकिन जितने अपोजिशन के मुख्यमंत्री हैं, इंडिया अलायंस के जितने मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो चुनाव लड़ रहे हो कि न लड़ रहे हो, उनकी पार्टी लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, लेकिन उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए और उनकी एक अपील होनी चाहिए। ये काम हम मध्य प्रदेश में ये लोग नहीं कर पाए, ये काम राजस्थान में नहीं कर पाए, ये काम छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए, ये काम हरियाणा में भी नहीं कर पाए। अगर महाराष्ट्र में भी नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये इनकी कमजोरी साबित होगी। जी राजीव।